हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग चैनल पर आज हम देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे हमारी देश के अंदर स्टार्ट होने वाली या एग्जिस्टेंस में रहने वाली जो इनइक्वालिटीज़ है इनकम और वेल्थ में, वो कौन से वेज से हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। What are the ways using which the inequalities in the distribution of income and wealth can be eliminated or can be stopped? वो वेज आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आंसर को कंटिन्यू करने से पहले या फिर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि रेमिडियल मेजर्स जो हम आज स्टडी करेंगे, वो रेमिडियल मेजर्स से पहले मैंने व्हाट आर द कॉजेस फॉर द इनइक्वालिटीज़ या फिर रीजंस फॉर इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से हैं, उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे लिस्ट ऑफ वीडियोज़ में जो चैनल की लिस्टिंग है उसमें जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, so let us start with the answer of ways to reduce inequalities in income and wealth distribution. Income inequality in income and wealth, ये कॉन्सेप्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ हमको इंडिया के डेवलप स्टेट्स या फिर डेवलप डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर पूरे गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ही नहीं देखना है, बल्कि हमको विलेजेस जिसके अंदर फार्मर्स की जो लिविंग है, ठीक है, ऐसे लोग जो बैकवर्ड सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उनके इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमको फोकस करना है। ठीक है, जब हम सिटी में रहते हैं, जो स्टेट में हम रहते हैं, वहाँ पर हमको फेयरली पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स दैट वी पुट। हमारी मेहनत के हिसाब से हमको पे किया जाता है। लेकिन इज इट द सेम वे इट इज़ गोइंग टू बी पेड इन ऑल द एरियाज? जब हम कोई एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स जब हम कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो हमारे एफर्ट्स को पूरी तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो एफर्ट है, हमारे जो सर्विसेज है, उसको पूरी तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो लोग विलेजेस में होते हैं, ठीक है, जो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जो लोग ऑड जॉब्स करते हैं, जो लो लेवल इनकम वाले जॉब्स करते हैं, क्या उनके एफर्ट्स को भी इसी तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है? क्या उनके हार्ड अर्न एफर्ट्स को भी इक्वली और इवनली पे किया जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस दिस, किस तरीके से हम ये इनइक्वालिटी को रिमूव कर सकते हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट? सो ये वो रेमिडियल मेजर्स हैं जिसको फॉलो करके हम हमारे देश से जो इनइक्वालिटी एग्जिस्टेंस में है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको रिमूव कर सकते हैं। और वो वेज ये हैं: लैंड रिफॉर्म्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वेज पॉलिसीज। तो आइए इन्हीं साइड पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो सबसे पहला वे जो है जिसको फॉलो करते हुए हम ये इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हैं, वो है लैंड रिफॉर्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो आइए पढ़ते हैं इसमें किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव इनइक्वालिटीज़।
The zamindari system prevailing in our country has created a system of absentee landlords in the farm sector who appropriated a major portion of agriculture produce by exploiting the farmers. मतलब हमारे देश में जो ज़मींदारी सिस्टम है जिसमें ज़मींदार्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इन दी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको ज़मीन का पट्टादार कहा जाता है, पट्टादार्स ऑफ ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको इनके पास काम करने के लिए बुलवाते हैं, ठीक है। इनके एकर्स ऑफ लैंड्स होते हैं क्योंकि ये ज़मींदार हैं, बहुत ज़्यादा लैंड होता है। वहाँ पर जो काम करने के लिए लोग आते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सुबह 7 या 8 बजे से या बहुत से बहुत 9 बजे से लेकर शाम में 5-6 बजे तक मेहनत करते हैं। इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद लेकिन जब इनाम या फिर उनका रिवॉर्ड या फिर मेहनत की कमाई देने वाली जब बात आती है तब उनको 200, 300 या 400 रुपए देकर वो दिन के काम की मेहनत कहकर उनको रफा दफा कर दिया जाता है। तो क्या ये तरीका जो अपनाया जाता है, क्या ये जस्टिफाइड तरीका है? क्या वो लोग जो दिन रात मेहनत करके हम सबकी थाली में जो खाना परोसते हैं हम हर रोज़, वो जो हमको खाने के लिए अवेलेबल होता है, उनको अगर इस तरीके का पेमेंट दिया जाए, अगर इस तरीके से उनको सुलटा दिया जाए, तो ये क्या सही रवैया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे देश में आए दिन देखने को मिलता है और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। After independence, various legislative measures were introduced for abolishing the system of absentee landlords and other intermediaries and imposing ceiling on land holdings. But all these measures failed to achieve the desired levels of success. यानी कि ये जो लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम है इसके ऊपर एक तरीके से रोक लगाने की, इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, एक रोक लगाने की कोशिश की गई। ये जो डोमिनेशन है इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से हमको सफलता हाथ लगनी चाहिए थी, द वे वी वुड हैव गेट सक्सेस, उस तरीके से हमको सक्सेस हाथ नहीं लगी और ये सिस्टम आज भी कंटिन्यू है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ये ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करके अगर एग्रीकल्चर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हम कहीं ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी एग्जिस्टेंस में है और जिसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रीज़न है कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा है कि मोनोपोली का क्या मीनिंग होता है। जिसको ये पता नहीं है कि मोनोपोली का मतलब क्या है, चलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट में मोनोपोली का मीनिंग बताता हूँ। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसको इम्परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेलर होता है। देयर इज़ ओनली वन सेलर अवेलेबल इन द मार्केट एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मान लो एक सेलर अगर मार्केट में अवेलेबल है तो क्या क्या होगा? एक सेलर जब गुड्स बेचेंगे तो उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, दैट मीन्स उनसे कंपटीशन करने वाला कोई दूसरा मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा अगर हुआ तो यहाँ पर जो मोनोपोली है, मोनोपोली टाइप का जो बिज़नेस है, इसके अंदर मनमानी प्राइस रखी जाएगी, मनमानी दाम रखा जाएगा जो भी प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं, और कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय उसके पास जाकर वो चीज़ खरीदने के, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनोपोली बिजनेस में जो ओनर होते हैं मोनोपोली के, उनको मोनोपोलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मोनोपोलिस्ट होते हैं
ये लोग एक तरीके से प्राइस मेकर कहा जाता है इनको, क्योंकि ये लोग जब प्राइस सेट करते हैं इसीलिए इनको प्राइस मेकर बोला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मोनोपोली का मीनिंग समझ में आया होगा। मोनोपोली का मीनिंग समझ आ जाने के बाद आइए समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है। In order to reduce the income inequalities, the control of monopolies is considered as an important step. अगर आपको इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है तो सबसे पहला समझदार स्टेप ये होगा कि हम जो मोनोपोली एग्जिस्टेंस वाले जो बिजनेसेस हैं, एग्जिस्टेंस वाले जो फर्म हैं, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया जाए। क्योंकि अगर इनका एग्जिस्टेंस हुआ तो जो दूसरे कॉम्पिटिटर वाले जो बिजनेस होंगे उनको आने का चांस मार्केट में बहुत कम मिलेगा, ठीक है, और शायद ना भी मिले, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको रीच आउट करना एक कॉमन बिजनेसमैन के लिए बियॉन्ड द रीच हो जाएगा। तो ये एक खासा ख्याल रखना होगा हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं। Initially, no attempts was made to control the growth of monopoly houses. It was only in 1969 the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act was passed, which made necessary provisions to control of monopolies and for prohibiting restrictive trade practices. ठीक है, जो मोनोपोली टाइप के बिजनेसेस है उनको स्टॉप करने के लिए कुछ खासे अटेम्प्ट नहीं किए गए। सिर्फ एक मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MRTP एक्ट भी कहा जाता है, वो पास किया गया था। और जो भी नेसेसरी जो ज़रूरी प्रोविजंस है जिसके फॉलो करते हुए आप मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वैसे कानून जारी किए गए थे। अंडर द present regime of liberalization of industrial sector, the monopoly trends are likely to be strengthened further. मतलब जो ये लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जब लिबरलाइजेशन आपको तो पता होगा, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे किस तरीके से हालत थी हमारी 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आने से पहले और आने के बाद जब LPG कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला, तो उसमें लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अगर हम कंसिडर करें जिसके अंदर इंडस्ट्रीज को जैसा रिलैक्सेशन मिला, ठीक है, पहले इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी और बहुत लेंदी प्रोसीजर होता था उस टाइम, तो उससे हमको छुटकारा मिला। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आने के बाद मोनोपोलीज एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे। हो सकता है कि आगे मोनोपोली का स्ट्रक्चर हो, लेकिन MRTP एक्ट के चलते ऐसा होना लगभग नामुमकिन होगा। तो हमको कंक्लूजन ये निकालना है कि मोनोपोलीज का जो फॉर्मेशन है उसको रोकना है। सिर्फ मोनोपोली अगर एग्जिस्टेंस में हो तो सिर्फ गवर्नमेंट मोनोपोली हो, ना कि प्राइवेट मोनोपोली। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में इंडियन रेलवेज एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मोनोपोली एग्जिस्टेंस का। थर्ड वे या तीसरा रास्ता जो सामने निकल कर आता है, जिसको फॉलो करते हैं हम ये इनइक्वालिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं, वो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोशल सिक्योरिटी मतलब सोसाइटी में रहने वालों के लिए जो सिक्योरिटी का प्रबंध है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है हमारे देश में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी मतलब ऐसे एफर्ट्स लगाने वाले लोग जिनके एफर्ट्स के चलते हमारे पास जो भी सिस्टम चलता है, जो इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है, उनके लिए किस तरीके का प्रबंध किया गया है, उनके लिए किस तरीके के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं, उसको इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो देखेंगे कि इंडिया इज़ नॉट हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ social security system, although the country has adopted some social security provisions for the workers engaged in the organized sector, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आपने पढ़ा होगा आपके स्कूलिंग लेवल पर कि दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है
अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आप कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर कर काम करते हैं तो वहाँ पर वर्कर का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है, उनको एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल सैलरी दे रिसीव। जो उनको सैलरी दी जाती है उससे हटकर उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती है कि अगर उनके साथ कुछ वर्क प्लेस पे कुछ घटना घटित हो जाए तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ के अंदर उनको बाइंड किया जाता है एक एग्रीमेंट साइन करवाकर, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर उनकी तबीयत या फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट, इस तरीके की सुविधा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। अगर ये सुविधा अवेलेबल हो जाए तो ये इनइक्वालिटी को खासा रिड्यूस किया जा सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब ऑड जॉब्स करने वाले लोग, जैसा कि कोई एक आयरन एंड स्टील की शॉप पर कोई एक लेबरर का जो वर्क करता है, या फिर कोई वॉचमैन का एज अ सिक्योरिटी गार्ड वाले जो काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज में, या फिर कोई प्राइवेट शॉप पर, या फिर कोई एज अ हेल्पर कोई एक किराना शॉप पर जो काम करते हैं, ऐसे जो ऑड जॉब्स करते हैं इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है और इनको ये सारी सुविधा नहीं मिलती। और आइए देखते हैं कि कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं इफ़ यू वर्क अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, या फिर जैसे कि कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को अगर आप कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर हुई हो वर्क प्लेस में अगर आपको। और दूसरा होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी कि जो भी अगर गर्भवती महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो उनको फैसिलिटी दी जाती है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैटरनल वुमेन को एक पेड लीव्स करके उनको एक मैटरनल लीव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि लीव्स पेड होते हैं, उनको लॉस ऑफ पे नहीं होता और उसके हिसाब से उनको मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मतलब एक एम्प्लॉय को भी केयर किया जा रहा है और एम्प्लॉयर को भी एक सेटिस्फैक्शन है कि दे हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड गुड एफर्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो ये एक जो दिमाग में कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि उनके सर्विसेज के साथ साथ उनको ये फैसिलिटीज़ देना हमारा फ़र्ज़ है। यही अगर ज़िम्मेदारी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए तो ये जो इनइक्वालिटी वाला गैप है ये ख़त्म हो जाएगा और एक इंटरेस्ट से लोग आकर काम करेंगे, क्योंकि उनको सैलरी से बढ़कर कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो पीएफ जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, वो भी एक तरीके की फैसिलिटी है एम्प्लॉयज़ को बांध कर रखने की और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके सर्विसेज को यूटिलाइज करने की। तो ऐसा सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगा। फोर्थ वे या चौथा रास्ता जो है जिसको फॉलो करते हुए हम ये इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम है जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कहता है। मीटिंग बेसिक नीड्स ऑफ लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, मतलब जब हम प्रॉब्लम्स को देखने वाली बात आई तो हम सिर्फ सिटीज़ के अंदर लोग कितने परेशान हैं, इनकम को लेकर, इनकम को अर्न करने को लेकर उनको क्या-क्या परेशानियाँ हो रही हैं, ये सिर्फ सिटीज़ में देखना नहीं है। सिटीज़ में उन लोगों को देखना है और विलेज एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में उन लोगों को देखना है जिसकी इनकम बहुत लो है, जो बहुत कम इनकम कमाते हैं। ठीक है, हायर इनकम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटेड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम तो होगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लो इनकम वालों की जो कम अर्न करने वाली जो प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से सुलझाया जाए, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके चलते गवर्नमेंट ने 5th 5 ईयर प्लान, अभी तो नीति आयोग आ गया है, पहले जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था
तो हर 5 इयर्स में एक प्लानिंग कमीशन बैठा करती थी और कोई ना कोई गवर्नमेंट के अंदर जो इकोनॉमी को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इशू है उसको लेकर सॉल्व करने के स्ट्रैटेजीज बनाए जाते थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी 5th 5 ईयर प्लान में, और वो स्ट्रैटेजी का जो सॉल्यूशन था वो था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसको 20 पॉइंट्स प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत असरदार साबित हुआ था। सभी विलेजेस में नहीं, जहाँ जहाँ पर इसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, खासा सुविधा इसने प्रोवाइड की, इसने लोगों को प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं कि realizing its importance, the Indian planners have introduced the minimum needs program since the 5th year plan in order to alleviate poverty and to attain higher growth rate। गरीबी को दूर करने के लिए ये एक 20 पॉइंट प्रोग्राम या फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, जिसके चलते क्या स्टेप्स लिए गए वो देखेंगे। द प्रोविजन ऑफ फ्री और सब्सिडाइज सर्विसेज थ्रू पब्लिक एजेंसीज इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द कंजम्पशन लेवल्स ऑफ those living below the poverty line and thereby improve the productive efficiency of both rural and urban workers। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, जहां पर एक फ्री या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करे हुए सर्विसेज लोगों को दिए गए। सब्सिडी वो सर्विस को कहा जाता है जिसमें गवर्नमेंट की एक थोड़ी सी मदद लोगों को दी जाती है, और ये ऐसे लोगों को प्रोवाइड की गई जो बिलो पावर्टी लाइन के रहते हैं। ठीक है, जिसका जो इनकम एबिलिटीज़ जिसके कम हैं, जिसकी कमाई कम है, जिसकी इनकम इतनी है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसको हम फूड, क्लोथिंग और शेल्टर कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो अपने कमाए हुए पैसों से तीनों नहीं खरीद सकते या तीनों के फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोग कहा जाता है। तो इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, लेकिन मतलब इनका कमाई का ज़रिया, ताकि ये लोग कमा सकें, इसके लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर गवर्नमेंट आई थी जो लोग रूरल एरिया में यानी कि गांव में या बैकवर्ड सोसाइटीज़ में रहने वाले हों या फिर सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में लो इनकम लेवल्स वाले लोग हों। इस तरीके के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से होगा क्या कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली जो पॉलिसी है, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ अच्छा है, ये होगा, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस। फिफ्थ रास्ता या फिफ्थ वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटी हैज़ कम अप इन द फॉर्म ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर। चलिए, ये प्रोग्राम और ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, ये क्या कहता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। Programs for the upliftment of the rural poor have been considered as the important step towards poverty alleviation and reduction of income inequality। ये जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि रूरल पुअर मतलब गांव में या बैकवर्ड एरियाज में जितने गरीब रहते हैं, उनके इनकम लेवल्स को, उनकी कमाई जाने वाली कमाई के स्तर को बढ़ाया जाए। इस तरीके का स्टेप या इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने ली है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था गरीबी को दूर करने के लिए। दैट मीन्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, और इनकम इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप बहुत कारगर साबित हुआ। आइए पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया। ड्यूरिंग द 6th प्लान, 2 एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, मतलब 6th 5 ईयर प्लान में पावर्टी को रिमूव करने के लिए 2 बहुत अच्छे या फिर ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया, जो थे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRDP कहा जाता है, एंड NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए गए, जो रूरल में एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनको टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे। जैसे कि 120 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट, मतलब 120 दिन की रोज़गार, या फिर 160 दिन की रोज़गार, या 90 दिन की रोज़गार।
ठीक है। तो ऐसे जो नंबर ऑफ डेज है, इनको इन दिनों में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था, रोजगार दिया जाता था, जिसके चलते जो भी इनकम वो कमाया करते थे उससे उनकी गरीबी दूर हो, ताकि जो गरीब लोगों का जो लेवल है वो ऊपर हो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव हो। ये गवर्नमेंट का एक प्लान था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया गया था। ठीक है, were introduced and these two programs have considerably benefited the rural poor by creating production assets as well as eliminating unemployment in the rural areas। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम तक बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है उसको हटाने का ये दो प्रोग्राम्स ने अटेम्प्ट किया, और बहुत इफेक्टिव तरीके से ये प्रोग्राम हमारी देश में सक्सेसफुल भी हुए। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी उठाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, दैट हैज़ एक्चुअली मेड द डिफरेंस इन इनकम इनइक्वालिटी। सो दिस इज हाउ वन ऑफ द वे शुड बी स्टार्टेड। सिक्स्थ वे या छठा रास्ता जिसको फॉलो करते हुए हम ये इनइक्वालिटी को जो रिड्यूस कर सकते हैं वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उससे जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में यानी कि गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा जमा होता है, उससे ये जो बढ़ती जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है जो हमारे देश में नोटिस की जा रही है, इसको खासा अच्छी तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। जब हम टैक्स के मीनिंग को देखें तो टैक्स का मीनिंग निकल कर आता है, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है, ये एक ऐसा कंसिडरेबल अमाउंट है जो अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स एक परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट या फिर आयकर विभाग जिसको बोलेंगे हम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कलेक्ट करती है, वो कलेक्ट इसीलिए करती है ताकि हमको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, हमारी लाइफ में बेहतर से बेहतर सुविधाओं को जोड़ सके। ठीक है, तो टैक्सेशन का सिस्टम, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, जितना कॉन्क्रीट होगा, उतना हमारे देश के रूरल पुअर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स होंगे। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अच्छी होगी या फंड्स अगर अच्छे होंगे या अमाउंट अच्छा खासा जमा होगा, तभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ट्राई कर सकती है, कुछ ना कुछ एक प्लान लेकर गरीबों की गरीबी दूर हो सके, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, इस तरीके की कुछ सोच सकती है। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में बहुत सारा रेवेन्यू जमा हो सकता है, और यही अमाउंट को लेकर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए आगे आ सकती है। ठीक है, अब ये जो पैंडमिक वाली जो सिचुएशन है जिससे हमारा जो देश जूझ रहा है, ऐसी सिचुएशन में पूरा जो जीडीपी ग्रोथ रेट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट है वो पूरी तरीके से डाउन होता जा रहा है। तो ऐसे टाइम पीरियड में टैक्सेशन कुड बी अ वेरी कॉन्क्रीट वे टू अपलिफ्ट द अर्निंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड या वे है इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इज एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस पॉलिसीज। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने पुअर पीपल के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस सम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स सिंस द फोर्थ plan onwards in order to provide some relief and scope for gainful employment to unemployed। तो ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इसमें लोगों को रोज़गार मिल सके और लोग अच्छा खासा कमा सके, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया, और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की। तो अगर आप प्लान्स देखते जाएं और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखते जाएं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से लोगों को मदद की, फ्रॉम 4th 5 year प्लान दे हैव एक्चुअली कम अप विद द प्रोग्राम विद सब्सिडी फैसिलिटी विद इट, एंड फिर उसके बाद 6th 5 year प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 20 पॉइंट्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू।
और फिर अब 4th 5 ईयर प्लान के अंदर गवर्नमेंट का मेन एम था कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और उसके चलते थोड़े प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट ने, और वो प्रोग्राम्स हैं कैश स्कीम फॉर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पर अकाल पड़ जाए, जहाँ पर बंजर ज़मीन जहाँ पर जैसी हो जाए, नो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी डन, वैसे जगह पर कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया ताकि वैसे लोगों को कुछ रोज़गार मिल सके। फुट फॉर वर्क प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर engineers, employment scheme for educated unemployment एक्सेट्रा। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं और ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस थे कि परमानेंट जॉब्स नहीं, टेम्परेरी जॉब्स प्रोवाइड किए थे गवर्नमेंट ने। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। अंत में मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की ली गई हुई टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, एंड दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे होम, एंड वॉच इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।